हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो अब हमारा ये है क्लास 6 के हिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक सप्ताह के अंदर हमने आपको एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया लेसन नंबर 10 तक, और ये सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेसन नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। पूरा कंप्लीट एक एक बात को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मैंने बताया था कि इसका फ़ीचर क्या है, कि इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है और किस कैंडिडेट को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो क्लास 6 स्टैंडर्ड के बच्चे तो है ही, और ख़ास तौर से जो हिस्ट्री को लेकर दिलचस्प है और जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में है, और या फिर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। तो देखिए क्वेश्चन बनते हैं, सभी में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप बताते रहता हूँ मैं आपको कहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं और कहाँ से बनने के चांसेस है। तो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ऑल टोटल एक एक लाइन पढ़ करके। तो आप मेरे साथ बने रहे, ठीक है। और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बेल आइकन दबा लो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो हमने कहा था कि हर चैप्टर का लिंक होता है पिछले चैप्टर से। तो पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा अब इससे लिंक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। लास्ट ये चैप्टर है। तो इसमें क्या इसके विषय में हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र और किताबें, इतिहास के बारे में हमें क्या बताती है। तो मरुतासामी और लौह स्तंभ। मरुतासामी आज बहुत खुश था, मतलब ये नाम है मरुतासामी, बहुत खुश था। परियेदार कुर्सी पर बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे यहाँ तक कि आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतासामी को कभी नहीं भूल पाएगा, यानी कि उसका भाई जो उसको व्हील चेयर पर बिठा करके कुतुब मीनार दिखाने के लिए लेकर आया, और लोहा स्तंभ जो वहाँ पर है एक लोहे का खंभा, तो ये देखकर और उसका जो अनुभव हुआ वो कभी ये भूल नहीं पाएगा। तो चलो अब यहाँ से ज्ञान स्टार्ट होता है, स्टोरी स्टार्ट होती है। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय भू धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। तो प्राचीन वक्त में जो धातु की बात अगर हम करें तो तांबा, पीतल, लोहा, तो जैसे एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किए, तो आज के धातु विज्ञानों को इस विषय में एक बहुत बड़ा योगदान प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों का रहा है। पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। तो हड़प्पा के बारे में अगर बात करें तो 80 साल पहले ही हमने हड़प्पा के बारे में जाना, और 200 साल पहले, 150 साल पहले जब यहाँ पटरियाँ बिछाई जा रही थी तब इसके साक्ष्य मिले थे, है ना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और फिर हमारे इलाके के गुजरात, और फिर लोथल की जो बात की जाती है, ये इलाका भी उसी में आता है। और हमारे भी पंजाब प्रांत में ये सटा हुआ इलाका जो हड़प्पा सभ्यता कभी हुआ करता था। तो बताया जा रहा है कि पुरातात्विक ने जब खुदाई को दर्शाया, हड़प्पावासी क्या पता चला कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। शिल्पी का मतलब क्या होता है कि एक कलाकारी, डिज़ाइन बनाने वाला, चित्रकारी करने वाला, चाहे वो चित्रकारी दीवार पर हो, चाहे पेंटिंग की शक्ल में हो, या फिर धातु को बनाना हो। तो उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। तो तांबे के बारे में हड़प्पावासी को पता था। तो यूपीएससी सवाल पूछ सकता है इससे घुमा करके, क्या हड़प्पावासी को क्या तांबा के बारे में, कौन कौन से धातु के बारे में ज्ञान था। तो तांबे के बारे में ये लोग जानते थे। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तांबा और टिन को मिला करके, गला करके, मिक्स करके कांसा का भी निर्माण लोग करते थे। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वही उनके उत्तर। देखिए अब कांस्य युग क्या हो गया, अब जब जिस दौर में कांस का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब टिन और तांबे को मिला करके कांस्य बनाया जा रहा है, तो वो कांस्य युग ऐसे लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। तो जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी, ठीक है, उनके बाद के लोग, एक मिनट रुक जाओ, उनके बाद के लोग उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी, 1 मिनट। तो हम हड़प्पावासी के बारे में जान रहे हैं कि उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे, मतलब बाद के हड़प्पा के बाद के, यानी कि हम जानते हैं हड़प्पा कितने साल पहले की बात है, ये तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। और जहाँ तक लोहा खोजने का संबंध है, यानी कि बाद के दौर में जो यहाँ पर शासन जो यहाँ पर आए, जो इनका रूल रहा, तो 2500 साल पहले तो हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और ये मौर्य साम्राज्य जो था ये धातु के बारे में, लोहा के बारे में जानते थे। तो मौर्य साम्राज्य क्या हुआ, हड़प्पा के बाद जो आने वाला जो भी शासन रहा हो तो वो उनके उत्तराधिकारी हो गए। तो उनके लोह के युग से संबंध थे, मतलब उन्होंने इसको आगे लेके गया, डेवलपमेंट इसमें लेकर के आया। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ठीक है, ये लोहे का कैटेगरीज है। लोह स्तंभ की बात करें तो यहाँ पर देखो, महरौली दिल्ली
कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एक लोहा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से शिल्प किया गया। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इसे खुदे अभिलेख से मिलते हैं, जो उसके वहाँ पर जो अभिलेख है उसके खुदे उसी में जो अभिलेख जो खुदे गए हैं, इसके बनने की जानकारी उसी से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के हो सकते हैं, जो अध्याय 10 में हमने पढ़ा गुप्त वंश के बारे में। आश्चर्य की बात है कि ये इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा। मतलब ये कैसा लोहा है कि 1500 वर्ष पुराना है और ये खंभा खड़ा है लोहे का, और इससे हमको डेट भी पता चला जो वहाँ उसमें लिखा हुआ है। तो पता चलता है कि ये इतने ज़माने के बावजूद भी इस लोहे में जंग नहीं लगा, तो जाहिर सी बात है कुछ खास बात होगी इसके अंदर। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतें में देखने को मिलता है। स्तूपों को देखिए, स्तूप वो स्थल होता था जो गौतम बुद्ध के से संबंध हुआ करता था। उस जगह पर स्तूप का निर्माण बहुत सारे जगहों पर किए गए जो गौतम बुद्ध के से संबंध रखता था। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला होता है। मतलब स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता थी। प्राय सभी स्तूपों को बहुत भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ रहता था और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या फिर कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। वैसे उस स्तूप का निर्माण हो जाता था। तो इसमें काफ़ी डिज़ाइन होता था, शिल्पकारी इसमें काफ़ी अपना हुनर दिखाया करता था। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे का तरासा हुआ पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था और जिसे दक्षिणा पंथ कहते हैं। मतलब एक जो स्तूप है वो चारों तरफ से एक परिक्रमा के टाइप का बना हुआ वृत्ताकार है, जिससे कि चारों ओर आप जब उसके चारों ओर दिखना चाहोगे तो आपको गोल घूमना पड़ेगा। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, वेदिका जिसे कहते थे। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब इसमें काफ़ी डिज़ाइनिंग होती थी, मूर्तियाँ एक से एक इस रेलिंग में बने हुए होते थे। तो ये शिल्पकारी के नमूने आपको स्तूप से बताई जा रही है। तो देखिए इससे आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी मतलब सवाल पूछे जाते हैं। तो सांची का स्तूप महान मध्य प्रदेश में एक स्तूप है। सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने के हैं, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो बाद के शासकों ने उसमें कुछ जो स्तूपा की बात की जा रही है जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूपा, तो उसमें बाद के ज़माने के शासकों ने इसमें और भी कुछ चीज़ जोड़ दिए। ईंटें तो अशोक के ज़माने के हैं। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 105। अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियाँ तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, मतलब 2000 साल पहले। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ पर स्थापित की जाती थी मूर्ति को, जहाँ स्थापित की जाती है वो गर्भगृह मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्ति पूजा करते थे। पुरोहित मतलब ब्राह्मण। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, जिससे शिखर कहते। अब क्या होता था, उसकी पवित्रता के दिखाने के लिए गर्भगृह के ऊपर कई सारे सीढ़ीनुमा मंजिलें इमारतें बनाते थे, एक ढांचा बना दिया जाता, जिससे कि पता चले कि इसकी ऊंचाई है, इसकी महत्वता है, तो जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग होते। अब मंदिर के सामने मंडप भी बनाया जाने लगा। एक सभागार होता था जहाँ श्रद्धालु बैठते और फिर जो शिखर जो मंदिरों को गर्भगृह के ऊपर जो बनाया जाता था। तो बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर देखो आप, ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकास्म कहा गया। तो ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतें में नीचे ईंट की एक एक तह जोड़ते हैं, उसके ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाते हैं। मतलब ईंटों के निर्माण से जो मंदिरें बनाई गई या फिर कोई इमारत बनाई गई उसमें, और जो तराश करके चट्टानों को काट करके जो बनाई जाती है, उसमें दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ईंटों से तो क्या होता है, एक सीढ़ीनुमा उसके ऊपर रख करके उसको उस पर चिनाई की जाती है, उसके ऊपर सीमेंटेड किया जाता है। लेकिन पहाड़ को या फिर पत्थर को, चट्टान को तराश कर जब बनाया जाता है तो वो उसके स्थान पर होता है, उसको तराश कर उसको डिज़ाइन करके काफ़ी मेहनत का काम होता है। दाएं एहल का दुर्गा मंदिर देखो, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। मानचित्र 7 पृष्ठ 105। महाबलीपुरम एहोल को ढूंढो।
इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया की अवस्थाएं आती थी, जैसे कि इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था। इसे आमतौर पर राजा या रानी नहीं बनवा सकते थे, क्योंकि इतना धन किसके पास होगा। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना था। मतलब पहले किस चीज़ से बनाई जाएगी ये तय की जाते थे, और फिर स्थान खोजा जाता था, और फिर शिलाखंडों को उन स्थानों पर पहुँचाया जाता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। और कमरे को, प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 पर दिए गए हैं अध्याय 2 और यहाँ दिखाए गए गुफाओं में क्या अंतर है, एक सवाल आपसे पूछ रहा है। इस तरह के शानदार ढांचा के निर्माण करने वाले शिल्पकार को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त को जो उपहार अपने साथ ले आते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत, काम करने वाले श्रमिकों का संबंध, सांचे के एक अलंकृत प्रवेश द्वार के बनाने की खर्च दिया था। एक सच ये भी है कि बाहर के श्रद्धालु भी कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, जो उन्हें अपने साथ तोहफा के रूप में लेके आते थे। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रैलियों या दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इस स्थानों को देखने के लिए जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने के और सजाने में योगदान दिया है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, एक मूर्ति का चित्र देखो। क्या तुम्हें देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई हो? अध्याय 8 और पृष्ठ 33 पर चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चित्रों को बनाओ। चित्रकला, मानचित्र 7 अजंता की गुफा को ढूंढो। यह वजह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से वो ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार है और पौधों तथा खनिजों के बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार काफ़ी फेमस टाइप के कलाकार होगा। अजंता का चित्र देखिए, इस पर कई सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र दिखता है, इसका वर्णन करो। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। महाकाव्य मतलब एक ऐसा किताब जिसके काव्यों को काफ़ी कह लें कि डिफाइन वे में जो बात की गई हो। उन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ हैं, मतलब बहुत वर्णन से, विस्तार से देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं महाकाव्य में, उसी को महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब वीरों की कथाएँ, देवताओं की कथाएँ। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकरम की रचना इलंगे नामक कवि ने की। इसमें कोवलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गई। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इसे अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गए। उसने मधुर शहर का विनाश कर डाला। तो एक कहानी है, मतलब एक महाकाव्य जिसमें वर्णन मिलता है, किसमें शिल्पाधिकरण में मिलता है। और एक कोवलन नाम का एक व्यापारी था जो कि एक किसी वैश्या के प्यार के चक्कर में पड़ गया, अपनी बीवी को छोड़ दिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि उस वैश्या को भी उसने छोड़ दिया, अपनी बीवी के साथ रहने लगा। और फिर बाद में उसकी बीवी उस इलाके को छोड़ दिया, कहीं और जाके बस गया। फिर वहाँ के राजा ने एक दिन क्या हुआ, इसको चोरी के आरोप में फंसा करके जिससे कि कोवलन को मरवा दिया। और फिर बाद में जो है उनकी पत्नी ने पूरे शहर को विनाश कर डाला, मतलब शराब वराब दिया होगा शायद। शिल्पाधिक्रम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नवी को दुख का इस तरह वर्णन किया है, ओ मेरे दुख। तो देखो, मतलब इस बार से कोई बात की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है? कन्नगी के द्वारा की जा रही है, जो स्त्री है कोवलन की पत्नी। तुम मुझे सप्तना नहीं दे सकते? क्या यह सही है कि विश्व सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है? गोधुलो इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नव बालक को प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। और तमिल महाकाव्य प्राणी मनी मैखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इस पाठ के बारे में बताया जा रहा है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटे की कहानी, ये रचनाएं कई सदियों से पहले खो गई है। उनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली है, मतलब जो हाथ से लिखी हुई थी। ये रचनाएं 100 साल पहले इसको निकाला गया है। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास के बारे में अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत की एक श्लोक, मेघदूत जो कि वर्षा पर काफ़ी ये बेहतरीन तरीके से ये लिखा करते थे। या उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। मेघदूत की रचना मेघदूत से एक अंश यहाँ पर दिया गया है। यह एक विरही प्रेम बरसात की बादल जो अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है।
देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम होती मिट्टी भी भुनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगलों मुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? सवाल आपसे पूछ रहा है। पुरानी कहानियों के संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत प्रचलित थे इसी काल में लिखी गई। इसे पुराण भी शामिल है, इसे पुराण में भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराना किताब। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। पुराणों में अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिसे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे पुराण को सुन सकते थे, चूँकि इसमें कहानियाँ थी। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने के लिए आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम सभी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत ही पुरानी है और आज इसे जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी माना जाता है। पुराण और महाभारत दोनों ही के व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। अब यहाँ पर देखिए महाभारत में क्या है, दो खानदानों के बीच की लड़ाई है, पांडव और कौरव के बीच में, जो तकरीबन 1500 साल माना जाता है। और महाभारत की जो बात है कि महाभारत और पुराण इसके संबंध में कहा जाता है कि ये दोनों ऋषियों के द्वारा संकलित किया गया है। वेद व्यास इनके द्वारा ही संकलित किया गया है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्यायों में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम की लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। और संस्कृत में रामायण लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। मतलब रामायण के जो लेखक है, ये सवाल पूछा गया है कि रामायण के लेखक कौन है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनमें आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभारी गई है। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है महाभारत से संबंधित। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों जो कहानियाँ कहते थे वो कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, देखो जरा। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदर का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा किनारे पर अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल से प्रिय था। ये आम बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट कि आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उसी वक्त नदी में वहां जाकर राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे रचक कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा, क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकता है? वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। कहीं पहुँचकर राजा उस दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहा है। राजा को यह बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा आम बंदर क्यों खा रहा है। उनने बंदर को मार डाला और फसलों को क्या किया, बंदरों और राजा अपने प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध कर नदी पार कर एक पुल बनाया। उसको एक छोर को दूसरे छोर तक पकड़े रहा, तब उसकी सारी प्रजा नदी को पार कर गया। इस प्रकार वह इतना थक गया कि मरना सन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो उस बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उससे शोक हुआ और राजा ने उससे पूरा सम्मान दिया। महाभारत में बरूद के एक स्तूपे से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो इस कहानी से कौन सा हिस्सा दिखाया गया है या किस हिस्सा क्यों चुना गया होगा? विज्ञान के पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। देखिए, मतलब आर्यभट्ट को तभी पता चल गया था दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि सूरज निकलता है, डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। देखो, इनके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि ये लोग उस ज़माने में क्या थे। आप शून्य की बात करें, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। मतलब शून्य का कहाँ खोज की गई? हमारे देश में। और गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में भी फैल गया। आज भी पूरी दुनिया प्रयोग की जाती है जीरो को। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, प्राचीन भारत में विकसित हुआ। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन भारत में दो फेमस चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। एक था चरक, ठीक है, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के, और दूसरा था सुश्रुत, ये थे चौथी शताब्दी ईस्वी के।
चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है और अपनी रचना श्रुति सुन संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। मतलब ये लोग सर्जरी भी जानते थे। अन्यंत्र कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी होती है। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लाई लूम नाम के व्यक्ति ने किया था, जो चीन का था। उसने पौधों को, रेशों को, कपड़ों, रस्सियों को और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उसे लुगदी को दबाकर उसको पानी निचोड़कर तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हम कागज़ का बनाने के लिए यही विधि का उपाय लगाते हैं, यही विधि अपनाते हैं। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा और इसके तुरंत बाद ये जापान तक फैल गया। करीब 1800 साल से पहले बगदाद में पहुंचा, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया अन्य भागों में फैली। देखो, चीन वालों ने जो भी आविष्कार किया, अक्सर इन लोगों ने कोशिश की कि चीज़ों को छिपा करके रखा। मतलब कागज़ भी छिपा लिया 1800 साल तक, रेशम का कपड़ा की खोज की तो इसको भी छिपा लिया 1400 साल तक। हज़ारों साल तक जो है लोगों को बताने नहीं दिया, फैलने नहीं दिया। अब ये इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया। कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, चारों तरफ का दृश्य वर्णन करो। तो देखो, सवाल जो आता है वो सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करो। आपका मेंस में आंसर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ एक्टिविटी है, इसको कर लो। अगर कहोगे तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर सवाल का जवाब चाहिए तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ और नए अध्याय के साथ और नए क्लास के साथ। ठीक है, हिस्ट्री के 7 की हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। मैं पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराऊंगा NCERT के। श्योर, अगर आप हमारे सपोर्ट करें तो। थैंक यू।